Hello dear students, today we are going to start with the new chapter, Reconstruction of Partnership. Now, this is the fourth chapter of your accounts. वैसे ये चैप्टर का खुद इतना वेटेज नहीं है, इट इज़ 6 to 8 मार्क्स इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स. ये थोड़ा कम है बिकॉज इसमें से सिर्फ शॉर्ट सम्स और थोड़ी थियरी पूछी जाती है. बट द इम्पैक्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑन अदर चैप्टर्स लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर्स एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स पे बहुत बड़ा है. बिकॉज रिटायरमेंट और एडमिशन का वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स ईच है, तो इनका टोटल वेटेज रेंजेस फ्रॉम 20 to 24 मार्क्स. और 6 to 8 मार्क्स अगर इसी चैप्टर का वेटेज भी उसमें ऐड कर दिया जाए तो इट इज़ अराउंड अबाउट 24 to 30 मार्क्स का इम्पैक्ट है ये एक सिंगल चैप्टर का, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसिडर करें तो. बिकॉज जो कंसेप्ट ये चैप्टर का है वही सेम कंसेप्ट कैरी फॉरवर्ड होंगे इन द चैप्टर ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट. तो द बेस्ट वे टू लर्न दीज चैप्टर्स इज कि आप रिकंस्ट्रक्शन के कंसेप्ट पहले एकदम पक्के कर लो, सो दैट एडमिशन और रिटायरमेंट ऑलरेडी आपका 50% हो जाएगा. सो नाउ वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग बहुत सिंपल है. सबसे पहले मतलब मीनिंग इज सिंपल दैट जो भी चेंजेस आते हैं बिजनेस के अंदर या पार्टनरशिप फर्म के अंदर, एनी मेजर चेंजेस, इट अमाउंट्स टू रिकंस्ट्रक्शन. चेंजेस लाइक द चेंजेस इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर. मतलब जो भी पार्टनर्स है उसमें उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंज आता है तो उसको रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि अगर 3 पार्टनर है, दे वर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, लेकिन फर्स्ट पार्टनर जो है वो बोल रहा है कि भाई मैं ज्यादा काम कर रहा हूं तो आई विल नीड मोर प्रॉफिट, तो हम रेशियो चेंज कर देते हैं 3:1:1. तो यहाँ पे और कुछ भी चेंज नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो इट अमाउंट्स टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म. और ये सिर्फ बोलने का एक टर्म नहीं है, इसका बहुत बड़ा अकाउंटिंग इम्पैक्ट आता है जो हम आगे ये वीडियो में देखेंगे. देन एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, मतलब कि आपके फर्म में कोई एक नया पार्टनर आ रहा है. 2 पार्टनर थे और हम तीसरे पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं इन आवर फर्म, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर. तो जो 3 पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर या तो रिटायर हो गया या तो उसकी डेथ हो गई, तो दैट ऑल्सो टर्म्स टू रिकंस्ट्रक्शन. तो रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग बहुत सिंपल है. अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के अंदर कोई एक मेजर चेंज आता है तो ये रिकंस्ट्रक्शन होगा. ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सैक्रिफाइसिंग और गेन रेशियो. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है सैक्रिफाइसिंग और गेन रेशियो. ये हमको पता ही है दैट पार्टनर्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जब ये रेशियो चेंज होता है तो किसी को फायदा होता है और किसी को नुकसान. बस इसी रेशियो को, ये फायदे और नुकसान का जो रेशियो है उसको हम सैक्रिफाइसिंग और गेन रेशियो बोलेंगे. वैसे आपके टेक्स्ट बुक में 2 डेफिनेशंस, दो फॉर्मूलाज दिए गए हैं फॉर सैक्रिफाइसिंग एंड गेन रेशियो. दैट इज द ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलेगा, और न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो गेन रेशियो. बट ये फॉर्मूलाज आर इररेलेवेंट बिकॉज कंसेप्ट अगर आपको पता है तो ये फॉर्मूलाज की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं आपको और डिटेल में ये एक्सप्लेन करूंगा बाय वे ऑफ एन इलस्ट्रेशन जो मैंने टेक्स्ट बुक में से ही उठाया है. भावेश, विपुल एंड हिरल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 इन फ्यूचर. पहले ये लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे 2:2:1 में, अब इन्होंने डिसाइड किया कि 3:1 फॉलो करेंगे. फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इन लोगों ने तो वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है, बट हमने दोनों ही फाइंड कर लिया है बिकॉज दोनों आउटकम आएंगे ही वॉट एवर द फॉर्मूला यू यूज. तो सबसे पहले हम पुराना रेशियो देखते हैं विच इज 2:2:1. अगर इसका हम टोटल करें 2:2:1 तो इसका टोटल होता है 5, और जो न्यू रेशियो है दैट इज 3:2:1 जिसका टोटल होगा 6. तो अभी क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों रेशियो को कंपेयर नहीं कर सकते. नाउ माय मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेन रेशियो इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट बुक. मैं टेक्स्ट बुक से थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा हूँ यहाँ पे, और अलग तरीके से प्रेजेंटेशन है. वैसे बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट तो सेम ही है इसके अंदर, तो और आगे मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर मेथड के थोड़े डिस्क्लेमर्स भी. ना
इसका टोटल 5 आया, इसका टोटल 6। तो हमको क्या करना है, बेस कॉमन करना है दोनों का, मतलब दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। तो हमने एलसीएम ले लिया, मतलब बेस को मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया पहले, तो वी गॉट 2 into 6 12, अगेन 2 into 6 12 एंड 1 into 6 6। तो इसका टोटल हो गया 30। दिस इज योर ओल्ड रेशियो। अगर आप रेशियो देखो तो अभी भी 2:2:1 में ही है, रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। देन जो न्यू रेशियो था 3:2:1, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 into 5 15, 2 into 10, 2 into 5 10 एंड 1 into 5 5। तो हियर अगेन द टोटल इज 30, लेकिन रेशियो सेम ही है 3:2:1। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों रेशियो को। अब बेस सेम हो चुका है, तो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं इसमें। तो पहले भावेश को मिलता था 12 रुपीज प्रॉफिट और अब मिलेगा 15, तो इसको तो फायदा हो रहा है, isn't it? तो his gain ratio will be 3/30। माइनस में लिखा है बट इट इज एक्चुअली अ गेन रेशियो, दैट इज 3/30। विपुल को पहले 12 रुपए मिल रहा था, तो अब उसकी जगह पे उसको सिर्फ 10 रुपए मिलेगा, तो ही इज सेक्रीफाइसिंग 2 out of 30। 2/30 उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। हीरल को 6 रुपए मिल रहा था, लेकिन अब मिलेगा सिर्फ 5, तो उसका भी सेक्रीफाइस है 1/30। तो ये आपका गेन और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और आप ये चीज देखो कि भावेश को 3 रुपए का गेन हो रहा है, इसको 2 रुपए का नुकसान और इसको 1 रुपए का नुकसान, इन दोनों का नुकसान मिला है, तो इसका फायदा होता है। ये इसी तरह हर बार बैलेंस्ड रहता है। अंडरस्टूड? नाउ दिस मेथड जो मैंने यूज किया, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। टेक्स्ट बुक में वो लोग मैथमेटिकली फ्रैक्शन फॉर्मेट में दे के सॉल्व करते हैं, ये भी मैथमेटिकल मेथड ही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग है। नाउ यू मे यूज दिस पर्टिकुलर मेथड इन योर सम्स एज वेल, जो मैं करता हूं और मेरे सारे स्टूडेंट्स ने पास्ट में भी किया एंड दे हैव स्कोर्ड 100 out of 100 इन अकाउंट्स एज वेल। बट बहुत सारे लोग आपको ये चीज बोलेंगे कि ये मेथड आप बोर्ड में यूज नहीं कर सकते हो, दे विल गिव इट रॉन्ग। इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज ये कंसेप्चुअली एकदम करेक्ट मेथड है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फॉर्म अलग है, उसकी वजह से कोई बोर्ड टीचर आपका मार्क्स या बोर्ड एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। ओके, सो दिस इज व्हाट सेक्रीफाइसिंग एंड गेन रेशियो इज। कोई दो अलग फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इतना फॉर्मेट समझ लो और बहुत आसान काम है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोर कंसेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। नाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट तो मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा ही, बट जो कोर कंसेप्ट है रीवैल्यूएशन का, पहले वो समझिए। रीवैल्यूएशन क्या होता है? रीवैल्यूएशन मतलब कोई भी एसेट और लायबिलिटी जो आपके बैलेंस शीट में है उसकी वैल्यू चेंज करना, और क्यों करना है उसको चेंज। वैसे अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 दैट वाज योर फिक्स्ड एसेट, उसमें ये बोला गया है कि जो एसेट्स है वो तो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट या परचेज प्राइस पे ही रिकॉर्ड होगी, लेस डेप्रिसिएशन, बट उसको रीवैल्यू नहीं किया जा सकता है मार्केट वैल्यू पे। बट कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स जब होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल इज रिकंस्ट्रक्शन, जब होता है तब यू आर अलाउड टू एक्चुअली रीवैल्यू योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और वो क्यों करना है वो भी हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्म स्टार्ट हुआ ऑन 1 अप्रैल 2011, मतलब आपके पार्टनरशिप फर्म ने बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 1 अप्रैल 2011, एंड तब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था व्हाट दैट वाज 2:2:1, और उस टाइम पे आपकी एसेट की वैल्यू थी 10 लाख रुपए। कोई भी एसेट पकड़ लो, बिल्डिंग या मशीनरी वॉट एवर यू वांट टू, बट उसका वैल्यूएशन था 10 लाख रुपए। नाउ आफ्टर 5 years, दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2015, योर फर्म वेंट इनटू रिकंस्ट्रक्शन। मतलब 3 पार्टनर्स ने सोचा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे और हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे अपने पार्टनरशिप फर्म को, एंड योर न्यू रेशियो बिकेम 3:1:1। ये आपका नया रेशियो बन गया। अब दिक्कत ये आएगी कि भाई अभी तो हम एसेट बेचेंगे नहीं, रिकंस्ट्रक्शन पे कोई भी एसेट बिकता नहीं है, लेकिन एसेट की मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है। और हमने जब मार्केट में पता लगाया तो द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट हैड बिकम 15 lakhs। हमने अभी तक इसको बेचा नहीं है, कोई भी प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमको वैल्यू पता चली है विच इज 15 lakhs। ओके, और 31 मार्च 2018 को आपका फर्म डिसॉल्व हो रहा है एट अ रेशियो ऑफ 3:1:1, एंड तब उसका वैल्यू हो चुका है 18 लाख। और जब डिसोल्यूशन मतलब के फर्म बंद करेंगे तब तो आपको एसेट बेचना ही पड़ेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट जब देखने जाए तो अपने को 8 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 8 lakhs का प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज 10 लाख में एसेट परचेज किया था और 18 lakhs में हम इसको बेचने वाले हैं।
तो हाउ विल वी डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट ऑफ 8 lakhs? वी विल मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट ये होगा कि या इसको 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें या 3:1:1, बिकॉज दैट इज द न्यू रेशियो, और बेचा तब है जब न्यू रेशियो एप्लीकेबल था। तो ये कंफ्यूजन या ये डिस्प्यूट अराइज ना हो, इसीलिए एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब इसमें होगा क्या, जब 1 अप्रैल को फर्म रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है उस टाइम पे जो रीवैल्यूड फिगर है वो लिया जाएगा आपके बैलेंस शीट में। मतलब एसेट को एक्चुअली बेचा नहीं, लेकिन उसको रीवैल्यू करके एक प्रॉफिट जनरेट किया गया विच इज नोन एज बुक प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs। 5 लाख का एक कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया गया इसकी वजह से, और ये जो 5 लाख है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट इज सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर इन दी ओल्ड रेशियो। के भाई देखो, अभी तक हम 2:2:1 में शेयर करते आए, तो अभी तक जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज पे प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो भी 2:2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये जो 5 लाख का प्रॉफिट इधर था वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो प्रॉफिट का वैल्यू 0 कर दिया जाएगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। अब 1 अप्रैल 2015 के बाद से नया खेल शुरू होगा। मतलब अब जो भी प्रॉफिट, मतलब जो 3 लाख का प्रॉफिट है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अब है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इन द न्यू रेशियो, दैट इज 3:1:1। तो ऐसे आपका रिकंस्ट्रक्शन होता है, और जो रिवैल्यूएशन है इसीलिए किया जाता है। तो एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन जितने भी एसेट्स की पुरानी वैल्यूज थी, जो भी था, उसको वापस आपको मार्केट वैल्यू पे लेके आना है, एंड व्हाट एवर द डिफरेंस इज देयर, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट इज सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। नाउ जब भी आपका फर्म रिकंस्ट्रक्ट होगा, एट दैट टाइम यू विल हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज एसेट्स ऐसे ही रिवैल्यू नहीं कर सकते हो बैलेंस शीट में फिगर चेंज करके। उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे एक प्रोफॉर्मा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अगर आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। क्यों? बिकॉज आप एसेट को डेबिट करोगे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीजिंग। एसेट की ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होती है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट यू नीड टू डेबिट इट। तो क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज वो एक प्रॉफिट हुआ, वो एक गेन हुआ, इसीलिए उसको क्रेडिट किया जाएगा। अंडरस्टूड? और ऐसे ही कोई भी एसेट आपकी इंक्रीज होती है, ऑल विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, एनी गेन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ये फॉर्मेट टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा, मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया है। नाउ अगर आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। मतलब कि अगर आपके एसेट की वैल्यू कम हुई तो आपको एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डेबिट करोगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को। सिमिलरली अगर कोई लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपको लायबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन इंक्रीज होगा, बिकॉज लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो आपका नुकसान होता है, तो दैट लॉस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो सारे जो लॉसेज है दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। सिमिलरली अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, बिकॉज लायबिलिटी कम होना अपने लिए फायदा है, इट इज अ गेन। और लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है, बिकॉज लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम लायबिलिटी को डेबिट करते हैं टू डिक्रीज इट, एंड वी हैव टू क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज ऐसे आपकी एंट्री करोगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और फिर प्लस माइनस होगा, बैलेंसिंग होगा इसका, और जो भी बैलेंस आएगा इट कैन बी आइदर प्रॉफिट और आइदर लॉस, will be distributed amongst the partner in their old ratio। ये आपको ध्यान रखना है that it will always be distributed amongst the partners in the old ratio only। So this was the concept of revaluation। So our next topic is accumulated profit or loss। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का मतलब ये होता है कि जब सालों से बिजनेस कर रहे हो हम, तो प्रॉफिट जो भी होता है उसमें से थोड़ा पैसा हम सेट असाइड करते हैं टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, और अगर बिजनेस सालों से लॉस में चल रहा है तो वो लॉस हम अक्यूमुलेट करते जाते हैं, मतलब इकट्ठा होता जाता है। नाउ दिस लॉस और प्रॉफिट का राइट होता है ओनली टू द पार्टनर्स अगेन। तो मैंने एक एग्जाम्पल छोटा सा बनाया इसके लिए टू एक्सप्लेन यू, जस्ट लाइक जो रिवैल्यूएशन में बनाया था उससे थोड़ा सिमिलर है, बट हियर इट इज स्लाइटली डिफरेंट। ना 1 अप्रैल 2011 कमेंस हुआ बिजनेस, और बिजनेस स्टार्ट होते ही तो अपने पास रिजर्व नहीं हो सकता है, बिकॉज जो प्रॉफिट होगा उसमें से रिजर्व क्रिएट करेंगे, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद प्रॉफिट होता है, तो अपना रिजर्व का बैलेंस था 0, या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाज 0। बट 1 अप्रैल 2015 तक अपना रिजर्व क्रिएट हो चुका था 10 लाख रुपए का, and the ratio also changed on that particular day from 2:2:1 to 3:1:1।
अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो भी रिजर्व क्रिएट हुए थे वो प्रॉफिट में से हुआ था, और 1 अप्रैल 2011 से 2015 तक रेशियो चल रहा था 2:1। तो ये जो रिजर्व है उस पे भी जो रेशियो एप्लीकेबल होगा वो 2:1 ही होना चाहिए, इजंट इट? बिकॉज जो प्रॉफिट अर्न किया गया था वो ये रेशियो को ध्यान में रख के हमने अर्न किया था, इसीलिए। तो जब रिकंस्ट्रक्शन होगा अगेन, तो जो भी बैलेंस ये 10 lakhs का है विल बी एंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर्स इन दिस रेशियो ओनली, दैट इज ओल्ड रेशियो, दैट इज 2:1:1। ये भी ओल्ड रेशियो में ही जाएगा, जस्ट लाइक योर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसको भी हम पार्टनर्स बेयर करेंगे इन दिस रेशियो ओनली, दैट इज ओल्ड रेशियो, बिकॉज ये यहाँ तक का ही प्रॉफिट था या लॉस था, जो भी है। अब यहां से पूरा जीरो हो जाएगा अगेन वंस वी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड विल कंटिन्यू। तो जो 31 मार्च को 15 लाख का नया बैलेंस आया, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यू रेशियो। तो इसीलिए ये अक्यूमुलेटेड रेशियो जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है दैट इज सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। मतलब कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया या फिर आपने नए पार्टनर को एडमिट किया या पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपके पास पड़ा है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन मूव अहेड विद द प्रोसीजर। नेक्स्ट I'll show you few examples of what is included in accumulated profit and loss। तो कुछ एग्जाम्पल इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैंने जो आपके सिलेबस के अंदर यूजुअल्स आते हैं उसको मैंने कवर किया है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में होता है, फिर जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, ये सारे रिजर्व्स है और accumulated प्रॉफिट का एग्जाम्पल है। वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड इज ऑल्सो अ रिजर्व, बट वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड अगर आपको दिया हो तो वो लायबिलिटी होता है, वो ध्यान में रखना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है एट टाइम्स। देन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब एसेट साइड पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो दैट इज योर अक्यूमुलेटेड लॉस। एंड एडवर्टीजमेंट, कैंपेन एक्सपेंडिचर एंड अदर फिक्टिशियस एसेट, ये सब एग्जाम्पल है एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। तो ये था पूरा इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ इसके अंदर जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आप अच्छे से समझ जाओ, बिकॉज हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे इसमें से, लेकिन सिर्फ शॉर्ट सम्स, एंड आई विल गिव यू स्टेप बाय स्टेप कवरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल्स ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट। एंड ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये चैप्टर का वेटेज भले ही कम है, लेकिन ये चैप्टर आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंसेप्चुअली आप इसको अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू सो मच।